सरकार के इस अचानक हमले से देश में तूफान सा आ गया। बम्बई में लाखों लोग ग्वालियर टैंक मैदान की ओर उमड़ पड़े, जहां एक जनसभा की घोषणा होनी थी। अधिकारियों से भी टकराव हुआ। अहमदाबाद और पूना में भी यही हाल हुआ। 10 अगस्त को दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना इत्यादि शहरों में हड़ताल रही। बड़े बड़े जुलूस निकले। इसके साथ ही सरकार ने प्रेस पे हमला बोल दिया। बहुत से अखबार कुछ दिन के लिए बंद रहे। नेशनल हेराल्ड और हरिजन तो पूरे आंदोलन के दौरान ही नहीं निकले। प्रांतीय स्थानीय स्तर के नेता गिरफ्तार होने से बच गए। वे अपने अपने इलाकों में चले गए और प्रतिरोधात्मक गतिविधियों में लग गए। देहात में भी जैसे ही खबर पहुंचने लगी तो वहाँ भी विद्रोह का सिलसिला चल पड़ा। 6-7 सप्ताह तक देश भर में तुमुल आंदोलन रहा। कुछ ही स्थानों पर लोगों की विशाल भीड़ ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और सरकारी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर आक्रमण कर दिया। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा फहराया गया। गांव वालों ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर रेल की पटरियां उखाड़ दी, पुल उखाड़ दिए, टेलीफोन और तार की लाइनें काट दी गईं। तहसीलों, जिला मुख्यालयों में सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी भी दे दी। स्कूलों और कॉलेजों में हड़ताल हो गई। छात्र जुलूस निकालने और गैर कानूनी पर्चे लिखने और बांटने में लग गए। ऐसी कई सौ गैर कानूनी पत्रिकाएं देश भर में निकलती गईं। छात्रों के उभरते हुए गुप्त संगठनों ने संदेश ले जाने का काम किया। मजदूर भी पीछे नहीं रहे। अहमदाबाद के कारखाने 3.5 महीने तक बंद रहे। बम्बई में 1 हफ्ते से ज़्यादा समय तक और जमशेदपुर में 13 दिन तक और अहमदाबाद और पूना में मजदूर कई महीने तक सक्रिय रहे। विद्रोह का माहौल। बिहार और यूपी में विद्रोह जैसा माहौल बन गया। अगस्त के मध्य तक विद्यार्थियों तथा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जरिए आंदोलन की खबर गांवों में पहुंचने लगी। काशी विश्वविद्यालय के छात्रों ने भारत छोड़ो का संदेश फैलाने के लिए गाँव में जाने का फैसला किया। उनके नारे थे, थाने जलाओ, स्टेशन फूंक दो, अंग्रेज भाग गया इत्यादि। उन्होंने रेलगाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। विद्रोह ने अधिकतर यह रूप धारण किया कि बड़ी संख्या में किसान पास के कस्बों में जुटते, सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर हमला बोल देते। कहीं आग लगा दी जाती और कई सरकारी अधिकारियों से मुठभेड़ होती। दमन होता, लेकिन इससे जनता का उत्साह कम नहीं हुआ। बेरहात के तिरहुत प्रखंड में तो 2 सप्ताह तक कोई सरकार ही नहीं थी। सचिवालय गोलीकांड के बाद पटना 2 दिन तक बेकाबू रहा। उत्तर और मध्य भारत की 80% थानों पर जनता का राज हो गया। कुछ स्थानों पर गोरों पर भी व्यक्तिगत हमला हुआ। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वयंस्फूर्त जनविद्रोह के प्रमुख केंद्र रहे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नेताओं की गिरफ्तारी के पहले हफ्ते के अंदर ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए। 500 से ज़्यादा डाकघरों और 150 से ज़्यादा थानों पर हमला हुआ। पूर्वी यूपी और बिहार में रेलगाड़ियों का आवागमन कई हफ्तों तक अस्त व्यस्त रहा। टेलीफोन के तार काटने की 1600 घटनाएं हुई। 28 रेलवे स्टेशनों और 32 डाकघरों पर हमला हुआ। नियति भीड़ ने 532 अफसरों पर पुलिस और सेना की गोलीबारी का सामना किया। यहाँ तक कि हवाई जहाज से मशीन गन भी चलाई गई। दमन के अन्य रूप थे सामूहिक जुर्माना। लगभग 90 लाख रुपए इस तरह से वसूल किए गए। संदिग्ध लोगों को कोड़े से पीटना, जिन गाँवों के लोग भाग गए थे उनमें आग लगा देना। 1942 के अंत तक 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। लगभग 26,000 को सजा हुई। 18,000 लोगों को भारत रक्षा नियमों के तहत बंद रखा गया। मार्शल लॉ लागू नहीं किया गया था। हालांकि सेना कहने कोई नागरिक प्रशासन के तहत काम कर रही थी, पर दरअसल वह मनमानी कर रही थी और दमन उतना ही कठोर था जितना मार्शल लॉ के अंतर्गत हो सकता था। सरकार को जनता के खुलेआम विद्रोह पर काबू पाने के लिए 6 से 7 हफ्ते लगे, पर इस बीच देश के विभिन्न आंदोलनों का एक भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार हो चुका था। आंदोलन की बागडोर अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुरोनिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका और बाद में जेल से निकलने के बाद जयप्रकाश नारायण जैसे अखिल भारतीय नेताओं ने फरार होते हुए संभाला। ये लोग
पैसा, बम, हथियार, बारूद आदि सामग्री एकत्रित करते और देश भर में छितराए हुए गुप्त संगठनों में बांटते। करना क्या है, इसका निर्णय स्थानीय स्तर पर ही होता था। ये गुप्त समूह या भूमिगत संगठन इन इलाकों में ज़्यादा सक्रिय थे। बम्बई, पूना, सतारा, बड़ौदा, कर्नाटक, केरल, आंध्र, यूपी, बिहार, दिल्ली। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य ही आमतौर पर इन गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे थे, पर गांधीवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, आतंक और क्रांतिकारी भी कम सक्रिय नहीं थे। भूमिगत कार्रवाइयों में संलग्न लोगों की संख्या बेशक कम थी, पर उन्हें व्यापक सहयोग मिल रहा था। व्यवसायी वर्ग ने अपनी थैलियाँ खोल दी। उदाहरण के लिए सुमित मोरारजी, जो बाद में देश की प्रख्यात महिला उद्योगपति बनी, अच्युत पटवर्धन के लिए एक रोज़ नई कार की व्यवस्था की और उन्हें गिरफ्तार होने से बचाया। बहुत सारे लोगों ने भूमिगत नेताओं को छिपने की जगह दी। छात्र खबर और पर्चे ले जाने का काम करते थे। पायलट और रेल ड्राइवर बम व अन्य सामग्री इधर से उधर पहुँचाते थे। सरकारी और अधिकारी और पुलिस वाले तक ने गिरफ्तारियों की अग्रिम सूची दे दिया करते थे। इस भूमिगत आंदोलन की मुख्य विधि यह होती थी कि पुलों को उखाड़कर, टेलीग्राफ और रेलवे लाइन की तार उखाड़कर, रेलों की पटरी उखाड़कर संचार के साधन नष्ट कर दिए जाएं। सरकारी एवं पुलिस अधिकारी और पुलिस मुखियों पर कई हमले हुए। यह सच है कि संचार के माध्यमों को नष्ट करने में आंदोलनकारियों को सीमित सफलता ही मिली, पर ऐसे वक्त में जो सरकार बर्बर दमन पर उतारू थी, खुलेआम राजनीतिक गतिविधियों को चलाना असंभव हो गया था। इन कार्रवाइयों से जनता का मनोबल बरकरार रखा गया। उन दिनों आंदोलन का समाचार पहुंचना भी महत्वपूर्ण कार्य था। इस दृष्टि से नफे नाटकीय मामला रहा। बम्बई शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस रेडियो का गुप्त रूप से संचालन, यह मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। नवंबर 1942 में पुलिस ने इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया। गांधी जी का उपवास। फरवरी 1943 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। गांधी जी जेल में 10 फरवरी से ही उपवास करना शुरू कर दिया और घोषणा की कि यह उपवास 31 दिन तक चलेगा। सरकार गांधी जी की लगातार दबाव डाल रही थी कि वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हो रही हिंसा का विरोध करें। गांधी जी का कहना था कि आंदोलन की हिंसा के लिए सरकार ही जिम्मेदार। गांधी जी का उपवास सरकारी दमन का जवाब था, जिसके तहत हजारों कांग्रेसजनों को बेवजह जेल में ठूंस दिया गया। गांधी जी के उपवास की खबर जैसे जैसे फैलने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ता गया। देश भर में हड़तालों, प्रदर्शनों और जुलूसों का तांता लग गया। कलकत्ता, अहमदाबाद इस दिशा में खास रूप से सक्रिय थे। जेल के भीतर और बाहर गांधी जी के समर्थन में सत्याग्रह और उपवास हुए। कई समूह आगा खां पैलेस, जहां गांधी जी को नज़रबंद रखा गया था, के बाहर सत्याग्रह के लिए छिपकर पूना पहुँच गए। जनसभाएं कर गांधी जी की रिहाई की मांग की जाने लगी। छात्रों, युवकों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, वकीलों, सामान्य नागरिकों और धार्मिक संगठन और समाज के सभी वर्गों की ओर से सरकार के पास हजारों चिट्ठियां भेजी गई, जिसमें कि मांग की गई कि गांधी जी के अनशन को रुकवाया जाए। ब्रिटेन में न केवल मैनचेस्टर गार्डियन, न्यू स्टेटमेंट, नेशनल न्यूज़ क्रॉनिकल, शिकागो सन ने, बल्कि ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी, लंदन, मैनचेस्टर के नागरिकों, वुमेन्स इंटरनेशनल लीग, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ने भी गांधी जी को रिहा करने की सलाह दी। इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी सरकार पर दबाव बनाया।